हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। पी ब्लॉक को कंटिन्यू किए हुए हम हमारा चैप्टर काफ़ी दिनों से पी ब्लॉक की स्टडी कर रहे हैं। ग्रुप 15 कंप्लीट कर लिया है, ग्रुप 16 कंप्लीट कर लिया है, 17 की भी हम वीडियो पहले बना चुके हैं और 17 की 2 वीडियो इससे पहले बन चुकी हैं। और सभी पी ब्लॉक की अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। ग्रुप 17 आज की लास्ट वीडियो होगी ग्रुप 17 की, और उसके बाद आई थिंक एक वीडियो और उसमें आपका ग्रुप 18 कंप्लीट हो जाएगा और पी ब्लॉक आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही आप एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे, एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। कई बार मैं आपको एक अचरज वाली बात बता देता हूँ। आईआईटी जेई के पेपर ही देखें या नीट के पेपर देखें, +1 के भी 2 ग्रुप मिला लिए जाएँ इसमें 13 और 14, यानी पी ब्लॉक में से आपके 6 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। मीन्स 24 मार्क्स सिर्फ एक चैप्टर में। अगर एक चैप्टर आप भी ढंग से कर लेते हो 24 मार्क्स, मैं नहीं कहता कि हर बार आएंगे, बट आपके पास आ चुके हैं, मतलब पूछे जा चुके हैं 6 क्वेश्चन। 2 या 3 तो बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए इस चैप्टर में जो मैंने वीडियो करवाई है उससे बाहर नहीं आएगा। इसके साथ बस आपको एक काम और करना पड़ेगा, आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ऐसे ही मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और मेटलर्जी करवा रखा है, उसके साथ साथ आप उसके एनसीईआरटी को फॉलो कर लेते हो। एनसीईआरटी के एक एक लाइन पढ़ लेते हो, जहाँ पे कई बार क्या होता है कुछ पॉइंट स्किप हो जाते हैं, सारी वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है, तो उनको नोट कर लिया, एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सोल्व कर लिया, तो आप 100% मैं कहता हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आपका जो ये मेटलर्जी और अभी हम पी ब्लॉक जो स्टडी कर रहे हैं, इससे आपका क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, चाहे वो आईआईटी जेई हो, चाहे आपके पास नीट का पेपर हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का ग्रुप 17 में। हमारा वैसे ऑक्जो एसिड ही बचा हुआ है, नोट्स आपको आज ही शायद मिल जाएंगे। तो ऑक्जो एसिड की बात करें, किसके ऑक्जो एसिड की बात करेंगे हम? हेलोजन की। तो ये कई फॉर्म में बनाता है। जैसे एक्स है, एक्स की वैल्यू फ्लोरीन हो सकती है, क्लोरीन हो सकती है, ब्रोमीन हो सकती है, आयोडीन आ सकती है। एक तो फॉर्म बन सकती है HOX ड्यू टू +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक बन सकती है HXO2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से, एक बन सकता है HXO3 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से, एक बन सकता है HXO4 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से। इनमें एक एलिमेंट ऐसा है जो +1 +3 +5 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से भी आपके पास ऑक्जो एसिड बनाता है, और वो एलिमेंट है क्लोरीन। वो एलिमेंट कौन सा है? क्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन +1 से नहीं बनाया बच्चों, अभी मैं आपको बात करूंगा अभी नेक्स्ट स्लाइड में। नॉट +1, भले ही मैंने ऊपर यहाँ पे +1 लिखा, देखिए सर्कल कर दिया, पर फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 नहीं है, ये -1। मैंने बताया होगा कि ये +1 नहीं दिखा सकता। क्यों नहीं दिखा सकता? आपको आंसर पता होना चाहिए। केवल 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, 0 और -1, और ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन शो ही नहीं कर सकता। कहाँ से ऐसे सारे एलिमेंट करते हैं, पढ़ने में कितनी आसानी होती। अब पता नहीं कितनी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें याद करनी पड़ती है ना। तो जरूर हमारे मन में होगा काश फ्लोरीन जैसे सभी होते। अब बात करिए तो ये HOCl है, HOBr है, HOI है, आई मिसिंग है इसमें, HClO2 है, HClO3 है, HClO4 है, HBRO3 है, HBRO4 है, HIO4 है। मैं कहता हूँ सभी भूल जाओ, आप बस ये जरूर ध्यान रखें, HOCl, HClO2, HClO3 एंड HClO4, बस 4 याद करने। कितने याद करने बच्चों? 4 कर लोगे, इनको ही हम पढ़ेंगे। अच्छा, ऑक्जो एसिड की क्या खास बात बताई थी बच्चों? ऑक्जो का मतलब क्या होता है? देखिए नाम से देखो, क्लियर करना है हमें नाम से। ऑक्जो एसिड, ऑक्जो से किसकी फीलिंग आ रही है? क्या ऑक्सीजन की फीलिंग नहीं आ रही? इसका मतलब ऑक्सीजन होगा। एसिड का मतलब क्या होगा? उसके अंदर H भी होगा। एसिड के नाम आती फीलिंग आनी चाहिए किसकी? कि एसिड वो होते हैं जो H+ आयन देते हैं। इसका मतलब इसमें जब डायग्राम बनाओगे तो आपके पास OH जरूर होगा, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा, और अगर ऑक्सीजन एक से ज़्यादा है तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड भी बनाना जरूरी है। ये मैंने जब ऑक्जो एसिड आपको फॉस्फोरस करवाए थे, सल्फर करवाए होगे, तब आपको अच्छे तरीके से बताया गया था
कि जब आपके पास ऑक्सीजन ज़्यादा होते हैं तो एक H तो OH के साथ दिखाना कंपलसरी है और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दिखाना कंपलसरी है। बाद में हम जैसे लगते हैं वैसे लगा देते हैं, हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल आसान सा तरीका है, इससे आसान हो मेरे हिसाब से तो है नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लेते हैं। या तो आपको टेबल याद होनी चाहिए, जैसे मैंने टेबल में क्या बताया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसकी कितनी होती है 4, ऑक्सीजन की कितनी होती है 3.5। ठीक, क्लोरीन की कितनी होती है 3, ब्रोमीन की कितनी होती है 2.8 और आयोडीन की कितनी होती है 2.5। याद है क्या, हिमाचल प्रदेश के अंदर जब कोई बच्चा नकल करता है तो उसकी जांच CSI टीम करती है। अब तक तो याद हो गया होगा। तो अब आप यहां पे देखिए, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 3.5। ठीक है, हाइड्रोजन की उससे कम है, फ्लोरीन की है 4। तो क्या होगा, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किया, उस पर चार्ज आया -1, बट उससे फ्लोरीन ने भी अट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिटी 4 है, ऑक्सीजन की 3.5 है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है, इन्होंने भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया, तो इस पर चार्ज आ गया +1। पहले कितना आया था -1 और फ्लोरीन की वजह से कितना आ गया +1, -1 +1 टोटल कितना हो गया 0। इसलिए हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ऑक्सीजन की 0 है, फ्लोरीन की -1। बहुत बार पूछा जा चुका है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन HO, कोई बच्चा 0 करके नहीं आता, पर यहां पे एक्चुअल में क्या है 0। ठीक है, अब बात करें HOCl2 की। तो HOCl2 में ऑक्सीजन की कितनी होती है 3.5, कितनी होती है 3.5, हाइड्रोजन कितनी होती है 2.1, ये भी वैल्यू याद करना आपको सिखा रखा है। क्लोरीन की कितनी होती है 3। अब देखिए, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा -1, क्लोरीन से भी ज़्यादा है तो क्लोरीन से भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा ऑक्सीजन, तो वो भी -1। इसका मतलब हाइड्रोजन पे +1 क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया ड्यू टू हाइयर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन, क्लोरीन पर भी +1 क्योंकि क्लोरीन ने भी इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया ड्यू टू हाइयर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन, बट ऑक्सीजन ने दोनों से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लिया तो उस पर आ जाएगा -2। बोलो समझ में आया कि नहीं है। इसी प्रकार HOBr और HOI ये सेम है। ठीक है, क्योंकि अब तो टॉप टू बॉटम जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिटी घटना स्टार्ट हो जाएगी, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिटी किसकी होगी ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन ही ब्रोमीन से खींचेगा, ऑक्सीजन ही हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आ जाएगी। अब मैंने आपको 4 कह सकते हो, 4 ऑक्सो एसिड याद करने बताए ना, कौन कौन से, HOCl, HClO2, HClO3, HClO4। अब मान लो आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है 5, ये जनरल तौर पे ठीक है, इसका मतलब इनका नाम ध्यान रखना है क्लोरिक एसिड। क्या ध्यान रखना है, क्लोरिक एसिड। और जो कम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसके लिए क्या लगाते हैं क्लोरस, और भी कम हो जाए तो उसके लिए क्या लगा देंगे आइपो। और यहाँ पे क्लोरीन ज़्यादा है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है सॉरी, तो क्या लगाएंगे पर क्लोरिक एसिड। क्या लगाएंगे पर क्लोरिक एसिड। कई बार नाम भी पूछ लिए जाते हैं, फिर ध्यान रखना HOCl का हाइपोक्लोरस एसिड, HClO2 का क्लोरस एसिड, HClO3 का क्लोरिक एसिड, HClO4 का पर क्लोरिक एसिड। क्योंकि इसमें आप ऐसे ध्यान रख लें ऑक्सीजन ज़्यादा है, ऑक्सीजन ज़्यादा है तो जैसे पर ऑक्साइड लगाते हैं वैसे पर यहाँ पे वर्ड ध्यान रख लेंगे। तो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में पर लगेगा, +5 में IC लगता ही है, और कम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो OUS लगा देते हैं IC हटाकर, ये मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, बाकी इनऑर्गेनिक पे कभी टाइम मिलेगा ना तो आपको एक इनऑर्गेनिक नेमिंग की, जैसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग करने के रूल हैं, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेमिंग करने के +1 में रूल हैं, वैसे जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना उनके भी नेमिंग करने के रूल होते हैं। ठीक है, भले ही बुक में ना हो बट उनको अगर थोड़ा सा देखा जाए और उनकी स्टडी की जाए तो हम उन रूल को इकट्ठा करके पढ़ सकते हैं। तो कभी टाइम मिला तो ज़रूर हम उस पर भी कभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये देखिए, अरेंज इन इंक्रीजिंग एसिडिक ऑर्डर स्ट्रेंथ 2010, 2012, 2013, 2018, 2019 कितनी बार आया हुआ है, चाहे वो IIT में आया हो चाहे नीट में आया, आता बहुत बार है। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। ठीक है, अब एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे होगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +1, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +3, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +5, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +7।
पहले मैं बी पार्ट करवा रहा हूँ। HClO के अंदर क्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट +1, HClO2 के अंदर +3, HClO3 के अंदर +5, HClO4 के अंदर +7। छोड़िए, मैं आपको अच्छी तरीके से करवा देता हूँ। चलिए, मान लो ये पीरियोडिक टेबल है ना। यहाँ पे क्या आता है, लिथियम, फिर क्या आता है, बेरिलियम, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे ही आता है। ये जो साइड है ये किसकी बनी होती है, नॉन मेटल की, कोई दिक्कत। और ये जो होते हैं वो कौन से होते हैं आपके पास, मेटल। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड। और नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर। और नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर। ये 10th से पढ़ा हुआ याद आ रहा है कि नहीं यार, क्यों होता है मैं आज नहीं बताऊंगा। याद आया कुछ, मेटल के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर। क्या मुझे ये बता सकते हो कि इस टेबल के अंदर लेफ्ट टू अगर राइट मूव करें तो जो उसका एसिडिक करेक्टर है वो ऑक्साइड का, किन का, ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, और ऑक्जेसिड ऑक्साइड ही होते हैं। तो एसिडिक करेक्टर जो है वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, एसिडिक करेक्टर क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो डेफिनेटली आपका आंसर आएगा इंक्रीज। चलिए, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज। क्या मैं फिर इससे ये कह सकता हूँ कि एसिडिक करेक्टर भी इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज हो रही है, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ कि एसिडिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड, किसका, एसिडिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये बात समझ में आई कि नहीं। मैंने एक सिंपल सी रिलेशन बनाई है, उस रिलेशन से आपको क्लियर किया है कि एसिडिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर है, ठीक। अब देखिए N2O3 P2O3, सॉरी चाहे O3 ले लो एक ही बात है, चाहे आप 5 ले सकते हैं। P2O3 AS2O3 SB2O3 और Bi2O3 जगह का। अब बताइए इन ऑक्साइड का एसिडिक करेक्टर क्या हो रहा है, एसिडिक करेक्टर इंक्रीज या डिक्रीज, तो मैं स्पष्ट बोलूंगा एसिडिक करेक्टर डिक्रीज हो रहा है। क्यों, मेरे पास दो कंसेप्ट है मेरे पास, ये है नॉन मेटल जी, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस क्या है, नॉन मेटल। ये कैसे हैं, मेटलॉइड्स, तो मेटलॉइड्स है। ये कैसे हैं, मेटल्स। मैंने अभी तो बताया ना, मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक, और नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक। इसका मतलब ऊपर वाले एसिडिक है, नीचे वाला बेसिक होगा, तो एसिडिक करेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये एम्फोटेरिक भी मिल सकते हैं, क्यों, क्योंकि मेटलॉइड्स में मेटल और नॉन मेटल के दोनों गुण होते हैं। और ऐसे ऑक्साइड या ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर एसिडिक और बेसिक के दोनों गुण हो, एसिड के साथ बेस की तरह बिहेव करे, बेस के साथ एसिड की तरह बिहेव करे, उनको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। चलो ये बात छोड़िए, इतना भी डिटेल में हम नहीं जाते हैं। इतना तो समझ में आया कि नहीं आया कि एसिडिक करेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज। अब बताइए टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज। क्या फिर से क्लियर हुआ, एसिडिक करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या फिर से क्लियर हुआ, एसिडिक करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बात समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आ गई। चले अब आगे देखिए, एसिडिक करेक्टर आपका डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनिटी डिक्रीज हो रही है, एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनिटी इंक्रीज होगी। इसका मतलब एसिडिक करेक्टर ऑफ द ऑक्साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिटी। क्या ये ऑक्साइड जो मैंने आपको स्किप करवा रखा था नाइट्रोजन फैमिली का, वो अब समझ में आया कि नहीं आया। चलिए नेक्स्ट देखिए, हमने कुछ ऐसे भी किए हैं, N2O, NO, NO2, या कह सकते हैं N2 हो गया, इसके बाद N2O2 भी कर सकते हो, या फिर NO2 का लिख सकते हो। यहाँ पे थोड़ा स्किप कर देता हूँ, N2O3, N2O4,
N2O5, ठीक है। एक इसमें NO2 भी आएगा, क्योंकि टेबल बनाई थी कैसे, +1 +2 +3 +4 +4 +5, बैक टू बैक बाउंड्री +4 +4। चलिए ठीक है। अब इनकी बात करें तो हम कैसे लिख सकते हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4, इसकी ऑक्सीडेशन। अब बताइए एसिडिक करैक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? अगर थोड़ा सा भी आपको साइंस वाला दिमाग है ना बच्चों आप में, तो आंसर दे दोगे। पता चल गया होगा ना, हिंट तो मिल गई होगी जो मैं लिखना चाहता था। एसिडिक करैक्टर क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज? डेफिनेटली चलो पता चल गया होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि मैंने आई लिख दिया था। चल, और वैसे भी अगर आपने बता दिया तो आप स्मार्ट हो ही, ठीक है। तो अगर आपने ये बताया कि एसिडिक करैक्टर इंक्रीज होगा, तो आप ये भी बता दो कि क्यों होगा। क्या यहाँ पे इलेक्ट्रोनिटी चेंज हो रही है? आपका आंसर आएगा नो, बिकॉज बोथ एलिमेंट्स आर सेम। नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, उसमें तो क्या था, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ ऐसे आ रहा था। उनकी तो इलेक्ट्रोनेटिविटी क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। तो मैं एसिडिक करैक्टर को भी डिक्रीज कर दिया, क्योंकि मुझे ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। चाहे मैं 10th का कंसेप्ट लेके आया, मेटल के ऑक्साइड की स्टडी की, नॉन मेटल के ऑक्साइड की स्टडी की, वहीं से भी मैं ये कंसेप्ट लेके आया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो एसिडिक करैक्टर डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी एसिडिक करैक्टर भी इंक्रीज होगा। इसका मतलब बोथ क्वांटिटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। भले ही रिलेशन ना हो, मैंने बनाया और मेरा अपना काम चल गया। एक बार मेरा IIT के अंदर सिलेक्शन हो गया, एक बार मेरा नीट के अंदर सिलेक्शन हो गया, आगे फिर मैं अपने आप देख लूँगा, है ना। हमें तो पहुंचना है, ठीक है। इसका आंसर पता चला। अब मुझे बताइए पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे ज़्यादा है, +5, और ये सबसे कम +1। अब थोड़ी सी यहाँ पे देखिए, मैं ये रेज कर रहा हूँ, एसिडिक करैक्टर तो इंक्रीज होगा, ये तो आपको पता चल गया। अब बताइए इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर किसकी ज़्यादा है, +1 की या +5 की? +1 जल्दी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा या +5? क्या आंसर है आपका? +5। इलेक्ट्रॉन को कौन ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, +5 वाला, ठीक है। जिसपे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब कुल मिला के थोड़ा सा भी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेट किया जाए तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर इंक्रीज हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब एसिडिक का करैक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा, जबकि पहले दो न्यूट्रल भी हैं। बट नीचे जाएंगे तो एसिडिक करैक्टर क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। एसिडिक करैक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। आई बात समझे? इसका मतलब जिस पे ज़्यादा चार्ज है इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन को उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, जितना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा होगी, और अगर इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा होगी तो एसिडिक करैक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। इसका मतलब अब हम टॉपिक पे चलते हैं। ऑक्साइड जो हमारे नाइट्रोजन फैमिली के बचे हुए थे वो भी मैंने आपको डिस्कस कर दी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब आई थिंक आप 10 सेकंड के अंदर इनका आंसर दे दोगे, अब टाइम नहीं लगना चाहिए। फर्स्ट केस की अगर बात करें, +1 +3 +5 और +7। आपको पता है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम होगा, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो एसिडिक करैक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका HClO से ज़्यादा HClO2 ज़्यादा एसिडिक है, और HClO2 से ज़्यादा HClO3 है, और HClO3 से ज़्यादा HClO4 है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब दूसरा देखिए, अगर हम बात करें HOF की तो HOF, HOCl, HOBr और लास्ट रहेगा आपका HOI। इसका मतलब ये भी कंसेप्ट पे 10th वाले कंसेप्ट से क्लियर करेंगे। जो OH इजली देगा वो कैसा होगा, बेसिक। जो इजली नहीं देगा वो कौन सा होगा, लेस बेसिक। इसका मतलब जो बॉन्ड वीक होगा वो टूटेगा। अब हमें देखना है कि ऑक्सीजन फ्लोरीन बॉन्ड वीक है, ऑक्सीजन क्लोरीन बॉन्ड वीक है, ऑक्सीजन ब्रोमीन बॉन्ड वीक है, या ऑक्सीजन आयोडीन वीक। तो मैंने बताया था कि अगर साइज इंक्रीज होगा तो आपकी जो ओवरलैपिंग है वो डिक्रीज होगी, और ओवरलैपिंग डिक्रीज होगी तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब जो HOI है इसमें आयोडीन का साइज बड़ा है, ओवरलैपिंग कम होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, इसका मतलब ये जल्दी टूटेगा। इसका मतलब ये OH दे रहा है आसानी से, और OH आसानी से दे रहा है तो ये बेसिक है, और बेसिक है तो ये एसिडिक कम है, तो इसका ऑर्डर ये रहेगा।
जबकि जो HOF है इसका साइज छोटा है, ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो OH इजिली नहीं देगा, OH इजिली नहीं देगा तो ये लेस बेसिक होगा, वीक बेस होगा, और वीक बेस होगा तो एसिडिक ज़्यादा होगा, और जो मोर बेसिक होगा, स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा, वो एसिडिक कम होगा। बात आई समझ में? तो ये आपके दोनों पार्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सभी ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन में से कौन सा सुपर एसिड है, और आपसे पूछ ले कि सुपर एसिड क्या होते हैं, दोज एसिड विच इज स्ट्रोंगर देन 100% प्योर सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आपका सल्फ्यूरिक एसिड 100% प्योर है, उससे भी जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसको हम सुपर एसिड बोलते हैं। तो उसका एग्जाम्पल आएगा HClO4। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अगर ये जो H है, ये H हटा दें हम, तो इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चों? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा H हटाने पे। अब ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये इस तरह से क्या बना लेंगे? रेजोनेंस। चाहे ये वाला बॉन्ड हो, चाहे ये वाला बॉन्ड हो, एक मल्टीपल बॉन्ड है, वो क्या हो जाएगा? आगे डिस्प्लेस हो जाएगा। इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव से ये डबल बनाएगा, कोई भी डबल एक सिंगल हो जाएगा। इसका मतलब ड्यू टू रेजोनेंस कंजुगेट बेस इज हाईली स्टेबल। इसका मतलब ये रेजोनेंस से ऐसे ही रह सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका HClO4 है वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, ठीक है। जितना ज़्यादा स्टेबल बनेगा, H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद जो आयन होता है वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो इसलिए आपका HClO4 हाईएस्ट कह सकते हो या स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कह सकते हो। क्यों? क्योंकि ये ड्यू टू हाईली स्टेबलाइज होता है, किसके कारण? रेजोनेंस के कारण, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्ट्रक्चर हैं HOCl के हैं, HClO2 के हैं, HClO3 के हैं, HClO4 के हैं। HOCl का तो ऐसा नहीं बना लगे, HClO का बनाना है तो जब आपने HOCl बना लिया है तो ऑक्सीजन तो बना नहीं सकता ना डबल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि दो बॉन्ड पूरे हो गए, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, डी ऑर्बिटल खाली नहीं है, तो यहीं जोड़ेंगे ना ऑक्सीजन। जब HClO3 का बनाना है तो एक ऑक्सीजन और जोड़ देंगे, HClO4 का बनाना है तो एक ऑक्सीजन और जोड़ देंगे। बना लोगे आसानी से, आप करके देखना, स्ट्रक्चर में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन क्या है? अब जो फ्लोरीन है वो आपके पास वाटर से को रिड्यूस कर देता है, यानी केवल आपका ऑक्सीजन बचता है। क्यों? क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होती है। F2 की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होती है किससे? क्लोरीन से। क्लोरीन की ज़्यादा होती है किससे? ब्रोमीन से। ब्रोमीन की ज़्यादा होती है किससे? I2 से। ये हमने पहले कर चुके हैं, ठीक है। अगर ऐसा है तो क्लोरीन जो है वो कम रिएक्ट करेगा, ब्रोमीन और कम रिएक्ट करेगा, जबकि आयोडीन तो रिएक्ट ही नहीं करेगा। बट आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो आपके पास है क्लोरीन और ब्रोमीन, ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन करते हैं। मतलब इसमें स्पीशीज जो है आपका ऑक्सीडाइज भी होता है क्लोरीन और रिड्यूस भी होता है। और HOCl को हम बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड, और ये क्या करता है? टूट जाता है HCl के अंदर नसेंट ऑक्सीजन के साथ, और इसी नसेंट ऑक्सीजन के कारण ये ऑक्सीडाइज करता है अदर थिंग को। दिस इज कॉल्ड ब्लीचिंग प्रॉपर्टी ऑफ Cl2। आपने ओजोन को पढ़ा होगा, ब्लीचिंग एक्शन। कोई भी नसेंट देता है वो कलर्ड सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके उसको कलरलेस बना देता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग एक्शन। तो क्लोरीन भी ब्लीचिंग एक्शन शो करता है। क्लोरीन ब्लीचिंग एक्शन क्यों करता है? क्योंकि क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइपोक्लोरस एसिड बनाता है, और हाइपोक्लोरस एसिड स्टेबल होने के कारण स्टेबल होता है, और स्टेबल होने के लिए ये नसेंट ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है, और नसेंट ऑक्सीजन के कारण ही ये ब्लीचिंग प्रॉपर्टी क्या करता है? शो करता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो क्लोरीन रिएक्ट विद CH ट्वाइस, देन ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म्ड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपका COCl2 बन जाएगा C एसिड, क्योंकि जो आपका CH ट्वाइस है, ठीक है, इसके अंदर वाटर होता है। इसके अंदर क्या होता है बच्चों? वाटर। और वाटर जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके दो कंपाउंड बनाता है। कौन कौन सा? एक हमने पढ़ा HCl और एक पढ़ा हमने HOCl, अभी पढ़ा है, पीछे वाली स्लाइड में देखें। इसका एक तो मिलेगा Cl नेगेटिव और एक मिलेगा OCl नेगेटिव। दो आयन मिल गए, एक तो OCl नेगेटिव एनाइन मिल गया और एक Cl नेगेटिव, और यहाँ पे आपका कैल्शियम, तो कैल्शियम Cl नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बन जाएगा? CaCl2। कैल्शियम OCl के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा? CaOCl2। ये जो 2 है वो बाहर लगाना है बच्चों, ये अकेला Cl के नहीं है, इधर करोगे आप 2 बाहर लगाओगे, क्योंकि OCl पे नेगेटिव है तो OCl2, ठीक है। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनेंगे? वाटर। बिल्कुल आसान है बच्चों, समझ में आना चाहिए कि क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइपोक्लोरस एसिड और HCl बनाता है। हाइपोक्लोरस एसिड से आपको एनाइन मिलेगा OCl नेगेटिव, और HCl से मिलेगा आपको Cl नेगेटिव। तो कैल्शियम Cl नेगेटिव के साथ रिएक्शन करके CaCl2 बना देगा, और कैल्शियम इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? CaOCl2। Cl के 2 नहीं है, यानी ये जो 2 आपको स्लाइड में दिख रहा है वो बाहर है। ये बात क्लियर हुई? ये जो 2 है बच्चों ये स्लाइड से क्या है? बाहर है, ठीक है। सॉरी, ब्रैकेट से बाहर है, स्लाइड से बाहर नहीं, ब्रैकेट से बाहर है।
तो ये ब्रैकेट से बाहर है। अब ये हो गया ब्लीचिंग पॉइंट। अब इसको कैसे लिखता हूँ, इकट्ठा लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, Ca कितने, इन दोनों को मिलाकर 2, OCl भी कितने 2 और Cl भी कितने 2। अब इसमें 2 कॉमन निकालो, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इंपेरिकल जैसे बनाने, कॉमन निकाल, Ca एक लिख देंगे, OCl भी एक लिख देंगे, Cl भी एक लिख देंगे, और इनको मिला के हम क्या लिखेंगे, CaOCl2। क्या लिखेंगे, CaOCl2। और जो CaOCl2 है, कैल्शियम ऑक्सी डाइक्लोराइड है, ये भी नेसेंट ऑक्सीजन देता है, प्लस में क्या देगा, ये नेसेंट ऑक्सीजन। यानी इससे आप क्या लिख सकते हो, CaCl2 प्लस का साइन मिसिंग है स्लाइड में, नेसेंट ऑक्सीजन, और नेसेंट ऑक्सीजन के कारण ये भी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी क्या करता है, शो करता है। बात समझ में आई, तो यहाँ प्लस का साइन लगा लेना, ठीक है बच्चों। वीडियो थोड़ा काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं, ये आप खुद करके देखोगे, दिक्कत आएगी तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों, आपको मैं बता दूं, ये क्वेश्चंस आपके ग्रुप 13 में से भी मिल जाएंगे, 14 में से, 15 में से, 16 में से, 17 में से और 18 में से। तो आप थोड़ा वेट कर लो, या तो कि जब ग्रुप 18 कंप्लीट हो जाए तो आप आंसर दे देना। बट मैं इस वीडियो के अंदर डाल दिए हैं, तो आप इनको प्रैक्टिस कर लेना, चाहे भले ही जो नेक्स्ट वीडियो आएगी कल, उसके बाद आप इसकी तैयारी कर लेना। नोट कर लो, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखिए, आप वीडियो को पॉज कर करके आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हो, सॉल्यूशन कर सकते हो, आप आंसर पता कर सकते हो। सभी क्वेश्चंस कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि इन वीडियो से आपने कितना सीखा है और आप कितना जवाब दे पाते हो या नहीं दे पाते हो। साथ में आपको रिकमेंडेड करूंगा बच्चों कि एनसीईआरटी आपको जरूर पढ़नी है। क्या पढ़नी है बच्चों, एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है। एनसीईआरटी पढ़ो, वीडियो से समझो, एनसीईआरटी ना समझ में तो प्रॉब्लम डिस्कस कर लो, ठीक है। क्वेश्चंस आप नोट कर रहे होंगे, थोड़ा सा मैं टाइम दे रहा हूँ, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या फिर आप इन वीडियो को क्या कर सकते हो, पॉज करके आप देख सकते हो कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, उनके ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको उसमें से आंसर सेलेक्ट करना है, आपको पता करना है इसका आंसर कौन सा आएगा, और कौन सा आंसर अगर आपका आ रहा है तो वो सही आ रहा है, गलत आ रहा है, और क्यों आ रहा है वो भी आप इसके अपने स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपके सामने क्वेश्चन थे, और एम्फोटेरिक का थोड़ा सा जिक्र किया था। तो अगर वीडियो को थोड़ा सा भी अगर ध्यान से देखोगे तो आप इसका आंसर बता पाओगे कि कौन सा इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये कुछ आपके पास एग्जाम्पल थे, ये लास्ट आपका एग्जाम्पल है, इनको आप डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे तो आपको शायद प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों।